राजस्थान की अलवर रियासत के शासक महाराजा तेज सिंह प्रभाकर और इनके मंत्री एन.बी. खरे, नारायण भास्कर खरे, इन दोनों पर महात्मा गांधी की हत्या में शामिल नाथूराम गोडसे और इनके सहयोगी परचूरे का साथ देने का आरोप क्यों लगा था और इन पर लगे आरोपों के बाद केंद्र सरकार के द्वारा इनके साथ में क्या किया गया था। एक तो हम इस विषय पर बात करेंगे। दूसरा, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में आखिर ये अलवर और भरतपुर के क्षेत्र सांप्रदायिक दंगों में क्यों जल रहे थे और यहां पर रहने वाले मुख्य रूप से मेव मुसलमान अलग से कौन से राज्य की मांग कर रहे थे। इस संपूर्ण विषय पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैं रमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं राजस्थान के एकीकरण से संबंधित सीरीज का हमारा पार्ट 3। आइए शुरू करते हैं। बात है 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी की। इसी दिन नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो उनकी हत्या के इस षड्यंत्र में अलवर के शासक तेज सिंह प्रभाकर, महाराजा तेज सिंह और उनके मंत्री एन.बी. खरे यानी नारायण भास्कर खरे के भी शामिल होने के आरोप लगे थे। एन.बी. खरे, आखिर ये इस प्रकार की बातें क्यों फैली और फिर केंद्र सरकार के द्वारा इन पर लगे आरोपों की जांच के लिए क्या किया गया और महाराजा तेज सिंह प्रभाकर के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया। हम इस संपूर्ण विषय पर बात करेंगे, लेकिन एक बार उस समय की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उस समय राजस्थान यानी राजपूताना में और पूरे भारतवर्ष में रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। तो हम एक बार चलते हैं राजस्थान के मैप की तरफ। राजस्थान का ये जो मैप आपको नजर आता है, यह स्वरूप अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 को। इस दिन इस प्रकार का यह पूरा स्वरूप का निर्माण हो गया था, लेकिन इस स्वरूप को लाने से पहले राजस्थान की सभी रियासतों को अलग अलग जोड़कर अलग अलग यूनियन बनाकर और फिर यह रूप लाया गया। तो बात है राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के पहले चरण की, और पहले चरण में 4 रियासतों और एक ठिकाने को मिलाकर एक संघ बनाया गया था, वो था मत्स्य संघ। ध्यान दीजिए, 4 रियासतें, एक अलवर, एक भरतपुर, एक धौलपुर, एक करौली, इन चारों को मिलाकर एक संघ बनाया गया। यहीं एक ठिकाना था नीमराणा। नीमराणा जो कि वर्तमान में राजस्थान के अलवर जिले के अंतर्गत आने वाला एक मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है, इनको मिलाया गया। ठीक है साहब, मत्स्य संघ इसको नाम दिया गया। क्यों मत्स्य संघ? तो हम एक बार भारत के मैप की तरफ चलते हैं। देखिए, भारत में ये जो हिस्सा है ये मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था महाभारत काल में, और मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था ये जो क्षेत्र था यमुना नदी के तो पश्चिम में आता था, और जो कुरु राजधानी थी उसके अर्थात दिल्ली के ये दक्षिण में आया करता था। इस मत्स्य क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। विराटनगर जिसे वर्तमान में बैराठ के नाम से जाना जाता है। बैराठ या विराटनगर जो कि वर्तमान में राजस्थान के जयपुर जिले के अंतर्गत आने वाली एक तहसील है, और राजस्थान की जो मुख्य सभ्यताएं हैं, एक मुख्य सभ्यता स्थल भी है। यही वो मत्स्य क्षेत्र था जहां पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत किया था। अर्जुन एक डांस मास्टर के रूप में यहां रहे थे 1 वर्ष तक, बृहन्नला के नाम से। युधिष्ठिर कंक के नाम से, भीम एक रसोइये वल्लभ के नाम से, नकुल और सहदेव गौशाला और घुड़शाला में कार्यरत कर्मचारियों के तौर पर कार्य कर रहे थे, और इसके अतिरिक्त जो द्रौपदी थी वो एक सैरंद्री अर्थात एक दासी के रूप में यहां 1 वर्ष तक रहे थे इस अज्ञातवास के दौरान। फिर जब उन्होंने अपना अज्ञातवास तोड़ा अर्थात जब अज्ञातवास का समय पूर्ण हुआ, तो फिर मत्स्य क्षेत्र के शासक ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ में कर दिया। तो यह परिचय मिल गया कि यह मत्स्य क्षेत्र था, और इसीलिए इस मत्स्य क्षेत्र के भाग होने की वजह से ही
इस संघ को मत्स्य संघ का नाम दिया गया था। मत्स्य संघ, ये इस नाम की सिफारिश की गई थी के.एम. मुंशी के द्वारा, अर्थात कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा। ये हैं कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जो कि एक बहुत अच्छे लेखक भी थे, एक पॉलिटिशियन भी थे और पेशे से एक वकील थे। हालांकि ज्यादातर हम इनको जो जानते हैं वो दो संयुक्त नामों के रूप में जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद, जो इनकी कविताएं हैं। लेकिन मुंशी अलग है और प्रेमचंद अलग है, लेकिन दोनों को हम संयुक्त रूप से ही बोलते हैं। के.एम. मुंशी के द्वारा ही नवंबर 1938 में भारतीय विद्या भवन, एक शैक्षणिक संस्थान का निर्माण किया गया था। भारतीय विद्या भवन, और महात्मा गांधी के आशीर्वाद से इन्होंने भारतीय विद्या भवन का निर्माण किया था नवंबर 1938 में। थोड़ा और परिचय ले लो। इनका जन्म हुआ था भरूच, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था ब्रिटिश शासनकाल में, और बाद में बॉम्बे यानी वर्तमान जो महाराष्ट्र में बॉम्बे है, जिसे मुंबई कहते हैं, वहां पर इनका निधन हो गया था। खैर, वापस विषय पर आ जाइए। तो इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर इस क्षेत्र को मत्स्य संघ का नाम दे दिया गया। अब ये जो कार्यवाही हुई, यानी इस मत्स्य संघ का जो निर्माण हुआ, ज्यादातर किताबों में आपको 18 मार्च 1948 का समय दिया हुआ मिलता है। लेकिन मैं बात करूंगा राजस्थान विधानसभा की जो वेबसाइट है, वहां से मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। ये आप देखिए, ये राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट है, जो ये कहती है कि मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था, इसका जो निर्माण हुआ था, वो 18 मार्च नहीं 17 मार्च 1948 को हुआ था। ये मत्स्य यूनियन, ये 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और ये डेट दी हुई है 17 मार्च 1948। ठीक है, किताबों में एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें 18 मार्च 1948 दिया है, लेकिन राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट 17 मार्च 1948 मानती है। ठीक है, थोड़ा सा इस विषय पर और हम बात करना चाहते हैं। देखिए, ये जो मत्स्य क्षेत्र था, ये पूरे ये चारों रियासतें अलग अलग नहीं रह सकती थी, इसीलिए इन चारों को मिलाकर एक संघ बनाया गया। क्यों नहीं रह सकती थी? क्योंकि जो रियासती विभाग था, रियासती विभाग जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, रियासती विभाग के मंत्री, और इनके सचिव थे वीपी मेनन। ये जो रियासतें थी, उस रियासती विभाग की उन शर्तों को पूरा नहीं करती थी, जिसकी शर्तों के अनुसार अगर कोई रियासत अलग अलग रहना चाहे, स्वतंत्र रहना चाहे, तो शर्त यह थी कि यदि आपकी सालाना आय 1 करोड़ रुपए से अधिक हो और आपकी जो आबादी है वो 10 लाख से अधिक हो, तो ही आप अपने आप को स्वतंत्र इकाई के रूप में रख सकते हैं। स्वतंत्र इकाई का अर्थ ये नहीं अपने आप को स्वतंत्र देश रख सकें, यानी भारत संघ में तो सम्मिलित होना ही है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले 14 अगस्त 1947 ईस्वी तक राजस्थान की सारी रियासतों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए थे, यानी भारत के साथ में मिलने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए थे। तो अब केवल बात यह थी कि जो बड़ी रियासतें हैं, जिनकी सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा है, जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, तो वो ज्यादा मांगे मनवा सकती हैं, ज्यादा शर्तें मनवा सकती हैं अपनी, और एक प्रकार से भारत संघ में रहते हुए एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रह सकती हैं। ठीक है साहब, लेकिन यहां ये इस शर्त को पूरा नहीं करती थी, इसीलिए इनको मिलाकर एक इकाई, एक यूनियन बना दिया गया, मत्स्य संघ। इस पूरे मत्स्य संघ का जो टोटल एरिया था वो था 12,000 वर्ग मील। इसकी टोटल जो आबादी थी इनको मिलाकर वो थी 18 लाख और 38 हजार, लगभग 18.38 लाख, मैं इसको बोल देता हूं। और इन रियासतों की, यानी इस मत्स्य संघ की जो सालाना आय थी मिलाने के बाद, वो थी 184 लाख या 1 करोड़ 84 लाख, 1 करोड़ 84 लाख। अब यहां पर इनको मिलाया गया। अलवर के जो शासक थे उनका परिचय आपको मिल चुका, हालांकि इनके विषय में अभी हमको बात करनी है, तेज सिंह। इसके अतिरिक्त भरतपुर के जो शासक थे वो थे महाराजा बृजेंद्र सिंह, ये हैं महाराजा बृजेंद्र सिंह। धौलपुर के जो शासक थे वो ये हैं महाराजा उदयभान सिंह, जिनके संबंध में मैंने पार्ट 1 में बात की है। और करौली के महाराजा का मुझे चित्र नहीं मिला, तो करौली के जो शासक थे वो थे महाराजा गणेश पाल, महाराजा वासुदेव गणेश पाल।
थोड़ा सा एक बार और चर्चा करते हैं और बात करते हैं। वापस राजस्थान के मैप की तरफ आइए। देखिए, ये जो चारों रियासतें थी, अलवर का जो क्षेत्र है ये कभी जयपुर के ही अधीन हुआ करता था। यहां कछावा राजवंश का शासन था। ये जो दो रियासतें हैं भरतपुर और धौलपुर, यहां पर जाट राजवंश का शासन हुआ करता था। और करौली जो है यहां पर जादौन शाखा का शासन हुआ करता था। अब ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश से टच था। यहां पर ध्यान दीजिए, भारत के मैप में ये भारत का मैप है और राजस्थान का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये उत्तर प्रदेश से भिड़ा हुआ था। और इस समय भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उत्तर प्रदेश में बड़े जबरदस्त सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। इसीलिए उन सांप्रदायिक दंगों से मत्स्य क्षेत्र या मत्स्य संघ की जो रियासतें हैं, अलवर और भरतपुर, ये दोनों रियासतें अछूती नहीं रही। यानी उन दंगों की आंच अलवर और भरतपुर तक आई। क्यों आई, इस विषय पर बात करना। अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है, यहां पर मुस्लिम आबादी काफी हुआ करती थी। मेव मुस्लिम उनको कहा जाता था, मेव मुसलमान। और मेव मुस्लिम होने के कारण ही इस क्षेत्र को मेवात कहा गया। अब मेव मुसलमानों की यह मांग थी कि साहब अलवर के क्षेत्र को, गुड़गांवा के क्षेत्र को और भरतपुर के क्षेत्र को, इनको मिलाकर अलग से मेविस्तान या मेवस्तान बनाया जाए। मेवस्तान। दंगे चालू हो गए। दंगे चालू हुए तो भरतपुर रियासत के लगभग 209 गांव तो इन दंगों में पूरे तरीके से खत्म हो गए थे, नष्ट हो गए थे। मेव मुसलमान हिंदुओं पर आक्रमण कर रहे थे और हिंदू इन मुसलमानों पर आक्रमण कर रहे थे। तो ये दोनों रियासतें इस समय आंच में जल रही थी, सांप्रदायिक दंगों की आंच में। इसीलिए इन सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए एक तो भरतपुर के जो शासक थे महाराजा ब्रजेंद्र सिंह, महाराजा ब्रजेंद्र सिंह पर यह आरोप लगे कि आपने यहां ठीक प्रकार से इन दंगों पर या दंगाइयों पर कोई कार्यवाही नहीं की। इसीलिए भारत सरकार ने यह कहा कि आप भरतपुर का राज्य छोड़ दीजिए। और इन्होंने भरतपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया सप्रू को। सप्रू को भरतपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। हालांकि इनको दिल्ली बुलवा लिया गया था। साथ ही साथ अलवर में भी इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। अब अलवर के शासक महाराजा तेज सिंह प्रभाकर और उनके मंत्री एन.बी. खरे ने बड़ी सख्ती से दंगाइयों के विरुद्ध कार्यवाही की। मेवों को एक प्रकार से पुलिस कार्यवाही के द्वारा कुचल दिया गया। लेकिन मुख्य बात यह आती है कि इन दोनों पर आरोप लगे कि आप महात्मा गांधी की हत्या में शामिल थे। इस प्रकार के षड्यंत्र में आप लोग शामिल थे, क्योंकि इस संबंध में ऐसा कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे और इन्हीं के सहयोगी थे परचूरे। तो महात्मा गांधी की हत्या से 3 महीने पहले अलवर के शासक और उनके मंत्री महाराजा तेज सिंह प्रभाकर और एन.बी. खरे, इनकी मुलाकात हुई थी नाथूराम गोडसे से और इनके सहयोगी परचूरे से। इसीलिए इस प्रकार की अफवाहें फैली कि महाराजा तेज सिंह जो है वो महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल हैं। तो बाद में महात्मा गांधी की हत्या के बाद केंद्र सरकार के द्वारा 7 फरवरी 1948 को महाराजा को दिल्ली बुलवा लिया गया और दिल्ली बुलाकर इनको यहां दिल्ली में नजरबंद कर दिया गया, यह कहकर कि जब तक आप पर लगे आरोपों की जांच नहीं हो जाती तब तक आप दिल्ली में ही नजरबंद रहेंगे। तो आयोग का गठन हुआ, इन पर की जांच हुई और जांच में इनको निर्दोष करार दिया गया। यानी कि जो भी इन पर आरोप लगे थे वो आरोप साबित नहीं हो पाए। बाद में अब आगे क्या, 7 फरवरी को तो बुला लिया गया, जांच भी हो गई, ये निर्दोष पाए गए। तो अब 27 फरवरी 1948 ईस्वी को, ध्यान देना, 27 फरवरी 1948 को राजस्थान की इन चारों रियासतों के शासकों और एक ठिकाने के शासक यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इनको दिल्ली में बुला लिया गया। 27 फरवरी को इनके समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि आप चारों रियासतों को और एक ठिकाने नीम राणा को मिलाकर मत्स्य संघ यानी कि एक यूनियन बनाई जाएगी और इनके द्वारा स्वीकृति दे दी गई। अगले ही दिन यानी 28 फरवरी 1948 को यह तय हुआ कि ठीक है, इसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया जाएगा और उद्घाटन किया जाएगा भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में। तो अब हम चलते हैं भरतपुर के लोहागढ़ में। यह है भरतपुर का लोहागढ़।
यहीं पर 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ, जबकि कुछ जगह 18 मार्च 1948 भी देखने को मिलता है, मैं स्पष्ट कर चुका। अब लेकिन जब यह उद्घाटन हो रहा था तो भरतपुर के जो शासक थे महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के छोटे भाई थे मान सिंह ने यह कहा कि इस एकीकरण की प्रक्रिया में जाट समुदाय की अनदेखी की गई है, तो इसीलिए उन्होंने जाट समुदाय के लोगों को बुलाया, उनको आह्वान किया और यह कहा कि जाट झंडा खतरे में है, यानी इस प्रकार के स्लोगन दिए गए, जाट झंडा खतरे में, जाट झंडा खतरे में। इसके अतिरिक्त जो किसान नेता थे ठाकुर देशराज भी इस संपूर्ण विषय में कूद पड़े। तो ठाकुर देशराज और भरतपुर के शासक महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के छोटे भाई, इन्होंने ये कहते विद्रोह कर दिया कि आपने जाट समुदाय की अनदेखी की है, और उन्हीं के आह्वान पर 17 मार्च 1948 को जब मत्स्य संघ का एकीकरण होना था, उद्घाटन होना था, तो बड़ी संख्या में जाट समुदाय के लोग सशस्त्र यानी हथियारों के साथ में यहां के ग्राउंड में, यहां के मैदान में पहुंच गए। तो बाद में अब सरकार को मजबूरन ठाकुर देशराज को लाना पड़ा और देशराज से यह कहलाना पड़ा इन लोगों को कि जाट समुदाय के व्यक्ति को भी यहां जो लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होगा उस मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो फिर ठाकुर देशराज के कहने पर यहां पर जो सशस्त्र लोग आए हुए थे उन्होंने इस मैदान को खाली कर दिया और फिर 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का विधिवत रूप से भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में उद्घाटन कर दिया गया। अब थोड़ा सा और ध्यान देना, यहां के राज प्रमुख, यहां की राजधानी और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके संबंध में हमसे बात पूछ ली जाती है। देखो, ये जो मत्स्य संघ बना, इसकी राजधानी बनाई गई अलवर इसलिए बनाई गई क्योंकि अलवर का जो क्षेत्रफल है वो बाकी इन रियासतों के क्षेत्रफल के मुकाबले सबसे ज्यादा था। लेकिन अलवर महाराजा पर हालांकि शुरू में आरोप लगे थे महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के, जो कि सिद्ध नहीं हो सके थे। तो इन्हीं आरोपों की वजह से महाराजा तेज सिंह को राज प्रमुख नहीं बनाया गया और धौलपुर के जो शासक थे उदयभान सिंह, उनको राज प्रमुख बनाया गया। ये महाराजा उदयभान सिंह, और इनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। इसके अतिरिक्त करौली के जो शासक थे वासुदेव गणेशपाल, इनको उपराज प्रमुख बनाया गया, उपराज प्रमुख। अब मंत्रिमंडल भी बनाना था, तो मंत्रिमंडल के लिए आपको एक प्रधानमंत्री बनाना है, एक आपको उप प्रधानमंत्री बनाना है, मंत्रिमंडल के कुछ आपको सदस्य भी लेने हैं। इसके अतिरिक्त इन शासकों ने अपनी राजगद्दी को छोड़ा है तो इनको अब पेंशन भी देनी है, जिसको प्री विपर्स कहा गया। तो थोड़ा सा ध्यान दो, अब जो मंत्रिमंडल बनाया गया तो मंत्रिमंडल यहां उसके जो प्रधानमंत्री बनाए गए, उस समय मुख्यमंत्री का पद नहीं था जो कि बाद में आया है, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, वो बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। तो ध्यान दीजिए, ये हैं शोभाराम कुमावत, जो कि अलवर जिले से ही संबंधित थे। अलवर जिले की एक तहसील है कठूमर, वहां पर इनका जन्म हुआ था, कठूमर में। ये राजस्थान के प्रथम राजस्व मंत्री थे, यानी रेवेन्यू मिनिस्टर, ध्यान रख लेना, प्रथम राजस्व मंत्री। इसके अतिरिक्त पहली और दूसरी लोकसभा के जो चुनाव थे उनमें अलवर के क्षेत्र से ये निर्वाचित हुए थे 1952 में और 1957 में। फिर तीसरा चुनाव ये हार गए थे। तो ये मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री चुने गए थे और मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया था जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी, ध्यान रख लेना, ये भरतपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए एक प्रमुख नेता थे जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिनको राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। इनको कहा जाता है राजस्थान का नेहरू। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल के जो सदस्य लिए गए थे उनके भी आप नाम ध्यान रखना, जैसे एक तो थे भोलानाथ जो अलवर से थे, इसके अतिरिक्त गोपीलाल यादव और मंगल सिंह जो धौलपुर से थे, और एक थे चिरंजी लाल शर्मा जो करौली से थे। मैं लिख देता हूं, एक तो थे आपके मास्टर भोलानाथ, ये कहां से लिए गए,
ए अलवर से, इसके अतिरिक्त गोपीलाल यादव, और मंगल सिंह, ये दोनों लिए गए थे डी यानी कि धौलपुर से। अब ये सिस्टम क्या है, प्रॉब्लम कर रहा है, धौलपुर से। इसके अतिरिक्त चिरंजी लाल शर्मा जो करौली से लिए थे, चिरंजी लाल शर्मा ये लिए थे करौली से। अब थोड़ा सा एक बार ध्यान दें, ये जो शासक हैं इन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ी है, अलवर के महाराजा तेज सिंह ने, इसके अतिरिक्त भरतपुर के शासक महाराजा बृजेंद्र सिंह ने, धौलपुर के शासक महाराजा उदयभान सिंह ने, करौली के शासक महाराजा वासुदेव गणेश पाल ने। अब गद्दी छोड़ी है तो इनको पेंशन दी जाती थी और उस पेंशन को कहा जाता था प्री विपर्स। तो इन शासकों में से सबसे ज्यादा जो पेंशन दी गई थी वो अलवर के शासक थे, इनको दिया गया था 5,20,000। ध्यान रख लेना, ये अभी मैं आपको राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट से लिए गए एक इमेज का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। सबसे ज्यादा महाराजा अलवर को दिए गए थे 5,20,000, ये सालाना दिए गए थे। इनके बाद दूसरे नंबर पर दिए गए थे भरतपुर के शासक महाराजा बृजेंद्र सिंह को 5,02,000 रुपए सालाना। ये महाराजा बृजेंद्र सिंह 5,02,000। महाराजा उदयभान सिंह को दिए गए थे 2,64,000। और करौली के जो शासक थे वासुदेव गणेश पाल, इनको दिए गए थे 1,05,000 के आसपास में, 1,05,000। मैं वो स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूं जो विधानसभा की वेबसाइट से मैंने लिया है, ध्यान दीजिए। एक तो देखो, ये गौर करना, ये अलवर रियासत, ठीक है साहब, अलवर रियासत के शासक को दिए गए थे 5,20,000। एक बात और ध्यान दे लेना कि यहां पर ये अलवर का एरिया है 3,217 वर्ग मील। दूसरा बाकियों को भी मैं कर लेता हूं गोला। भरतपुर के शासक, ये एरिया है 1,972 वर्ग मील और इनको दिया गया था 5,02,000 सालाना, यही मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त जो शासक थे आपके करौली के शासक को 1,05,000 दिए गए थे और धौलपुर के जो शासक थे, ये धौलपुर के शासक, इनको 2,64,000 प्री विपर्स सालाना दिया गया था। गौर कर लेना एक बार इनके एरिया को भी। सबसे ज्यादा एरिया है इन रियासतों में अलवर का 3,217 वर्ग मील, ये देखो स्क्वायर माइल्स में दिए गए हैं ये सारे। भरतपुर का है 1,917 वर्ग मील, धौलपुर का है 1,293 वर्ग मील और करौली का है 1,227 वर्ग मील। तो अगर ये भी आपसे पूछे कि इन रियासतों को इनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, तो आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी रियासत पहले नंबर पर अलवर, इसीलिए इसको राजधानी बनाया। दूसरी क्षेत्रफल में थी भरतपुर, तीसरी थी आपकी धौलपुर और चौथी थी आपकी यहां पर करौली। तो ये था हमारा राजस्थान के एकीकरण का पार्ट 3 और इसमें मैंने आपको राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण मत्स्य संघ के संबंध में मुझसे जितना डिटेल से हो सकता था उतना डिटेल से आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया है। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।